20 November 2023. So we are going to start the reading section, reading and writing fill in the blanks. So this is the question and paragraph number 6. Forces of globalization have acted on education internationally, creating greater standardization in forms of teaching and learning. मैंने आपको बताया था कि चीजों को समझने के लिए सबसे पहले जो हमें चाहिए, कंप्लेक्स स्ट्रक्चर को स्टडी करना है हमने. फाइंड सेंटेंस, देन क्लॉजेस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. In the previous lecture, we got some information about the definition of subject and predicate. I'm going to repeat the definition of subject and predicate. So, what is the subject? Subject means a person or thing which is being described or is described. एक चीज या कोई शख्स जिसको बयान किया जाता है वो सब्जेक्ट कहलाता है. अब सबसे पहले तो ये कि हमने सेंटेंस को फाइंड करना है. हमारा यस सर. ओके जी, सबसे पहला हमारा रूल होता है कंप्लेक्स स्ट्रक्चर का सेंटेंस फाइंड करना होता है. तो फाइंड कीजिएगा सेंटेंस. सर ये फर्स्ट सेंटेंस जो है टीचिंग एंड लर्निंग पे कंप्लीट हो रहा है सेंटेंस. ठीक हो गया, हमारा फुल स्टॉप आ गया तो ये सेंटेंस आ गया. सेंटेंस के बाद हमने निकालनी है क्लॉजेस. यस. दूसरी चीज होती है क्लॉजेस. अब क्लॉजेस जो है वो फाइंड करेंगे क्लॉजेस. तो अब मैं आप सब से ये पूछता हूं, जिस बंदे को भी पता है वो मुझे बता दे कि ये हमारा एक सेंटेंस है जी. अब इस सेंटेंस के अंदर क्लॉजेस कितनी हैं? हाँ भाई, नौशीन, मरियम. आई थिंक 2 clauses. Forces of globalization have acted on education internationally, creating great standardization in norms of teaching and learning. 2 clauses. पहली क्लॉज कहां से कहां तक है? Forces of globalization have acted on education internationally, creating greater standardization. I think comma. कॉमा तक. Yes. ओके. अब इसका सब्जेक्ट निकालें और And इसका then creating प्रेडिकेट निकालें, क्योंकि देखें ना कंप्लेक्स स्ट्रक्चर में जब क्लॉज आ जाती forces है of तो globalization. उसके बाद Yes, forces सब्जेक्ट of और प्रेडिकेट globalization. निकालना है. यस, प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो है वो सब्जेक्ट होगा. फोर्सेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन ये हमारा सब्जेक्ट है और उसके बाद ये प्रेडिकेट है. प्रेडिकेट. ओके जी. क्रिएटिंग ग्रेटर स्टैंडर्डाइजेशन इन नॉर्म्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग. होता क्या है कि तमाम लोग जो हैं वो इस चीज को क्या करते हैं कि जी वो कहते हैं जी इतना तो उधर टाइम ही नहीं होता, तो हम ये सारी चीजें क्यों करें, वगैरह 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 वगैरह. यू आर एब्सोल्युटली राइट कि उतना टाइम नहीं होता उधर, लेकिन आपने जो तैयारी करनी है, you are taking the time for the preparation of your PTE, 1 month, 2 month, 3 month, 4 month. It depends upon different students and their caliber and their time. Okay. So you will have to improve all these things. That would be very, you will have a great proficiency in the understanding of these things. स्टेप बाय स्टेप, आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें सिखाऊंगा, लेकिन आपने इसको प्रोफिशिएंट इतना करना है कि जब आप पीटी एग्जाम के अंदर अपीयर हो तो ये चीजें जो है वो विद इन ब्लिंक ऑफ आई आप डील करने के काबिल हों. इस वजह से परेशान नहीं अपने आप को करना कि भाई ये तो बड़ा स्लो मेथड है और ये वो. ओ भाई, जब कभी भी आप बोलना सीखते हैं, जब कभी भी आप लिखना सीखते हैं, अगर आज आप ऐसे तेजी से लिखना जानते हैं तो कभी कभी तो आपने स्टार्ट किया होगा ना स्लो. Here is the same case with the understanding of the structures of reading and getting the marks in reading. Even के आपका जो रीऑर्डर पैराग्राफ है वो भी इस चीज से सॉल्व होगा. रीऑर्डर पैराग्राफ जो है, चले मैं आप सबको अब बताता हूं. यस सर. इसके अंदर एक ही क्लॉज है, फोर्सेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन. अब ये आगे प्रेजेंट परफेक्ट शुरू हो गया, हैव एक्टेड ऑन एजुकेशन इंटरनेशनली. अब यहां पर प्रेपोजिशन बाय जो है वो नल है. अब ये नल क्या होता है? ये भी जो है वो
विद द पैसेज ऑफ टाइम ये आप लोगों को बताऊंगा। अब यहां पर आएगा बाय क्रिएटिंग ग्रेटर स्टैंडर्डाइजेशन इन नॉर्म्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। उसके बाद अब असल चीज आ गई। सबसे पहले तो आपने फटाफट पकड़ना है जी कि ये ग्लोबलाइजेशन की फोर्सेस से रिलेटेड है, एजुकेशन है ये, स्टैंडर्डाइजेशन है ये, नॉर्म्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग है सबसे अहम वर्ड। तो ये सारे का सारा पैराग्राफ जो है ये आपका, अब ये पहली लाइन जो है वो आपका कॉन्टेक्स्ट जनरेट कर रही है। सो विद द रेफरेंस ऑफ कॉन्टेक्ट जिस कॉन्टेक्स्ट विच इज कॉल्ड pragmatics. Pragmatics is the branch of linguistics, and it means that to use the words, to use the meaning with reference to context. तो विदाउट pragmatics हम कभी भी नहीं निकाल सकते, हम कभी भी नहीं निकाल सकते मीनिंग को जनरेट करना। ओके जी। देयर हैज ऑलवेज बीन डैश सिमिलैरिटी बिटवीन स्कूल्स अक्रॉस कॉन्टेक्स्ट। ये वाला कॉन्टेक्स्ट से आपको सबाक। There has always been considerable, countable, unforeseeable, अनस्टेबल। अब ये चार ऑप्शंस है। पहले तो आपका जो सबसे फंडामेंटल प्रॉब्लम ये होता है जी कि हमें इन चारों का मीनिंग नहीं आ रहा। अब ये जो चार अल्फाज हैं ये चार अल्फाज तो आसान है, कोई मसला नहीं। कंसिडरेबल किसी चीज को समझने के काबिल, काउंटेबल जो गिनी जा सके, अनफोर्सीएबल अनस्टेबल जो 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 चीज कभी स्टेबल ना हो, गैर मुतवाजन। अब हमारा जो यहां पर कॉन्टेक्स्ट है वो जनरेट करेगा कि यहां पर क्या लगेगा, प्रैग्मेटिक्स। ओके जी। द करिकुलम फॉर एग्जाम्पल हैज बीन शोन डैश। देयर हैज ऑलवेज बीन डैश सिमिलरिटी बिटवीन स्कूल्स अक्रॉस कॉन्टेक्स्ट। तो स्कूल्स के I दरमियान think considerable similarity. Considerable. सिमिलैरिटी होती है, तो यहां पर क्या होगा जी, यहां पर नौशीन ने लगवाया है जी कंसिडरेबल। ओके अमारा, व्हाट डू यू थिंक हमारा? सर कंसिडरेबल ही आएगा। ओके अकॉर्डिंग टू अमारा। एंड व्हाट्स अबाउट इरफान, व्हाट डू यू से? कंसिडरेबली हो। ओके जी, तीन बंदों ने बोल दिया जी कंसिडरेबल हो गया जी, ठीक है जी। तो कंसिडरेबल काबिले फहम किस्म की, काबिले गौर किस्म की, या मुनासिब किस्म की जो है सिमिलैरिटी बिटवीन स्कूल्स अक्रॉस कॉन्टेक्स्ट होती है। द करिकुलम फॉर एग्जांपल हैज बीन शोन डैश बिटवीन लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस एंड द आर्ट्स इन अ कंपेरेबल वे इन स्कूल्स अराउंड द वर्ल्ड। अब ये हमारा सेंटेंस हो गया। अब यहां पर देखें, ये हमारा सेंटेंस हो गया। अब इस सेंटेंस की पहले जो है छोटे छोटे टुकड़े करने हैं जो कि क्लॉजेस होती हैं। अब मैं जल्दी जल्दी बताने लगा, मैं आप लोगों से नहीं पूछने लगा। ये लेक्चर रिकॉर्ड होगा, इस लेक्चर को बार बार देख लेना तो आपको चीजें जो है वो समझ आ जाएंगी। अब देयर, देयर यहां पर है एक्सप्लेटिव सब्जेक्ट। एक्सप्लेटिव सब्जेक्ट क्या होता है? वो वाला लफ्ज जो कोई मीनिंग तो नहीं देता लेकिन वो सब्जेक्ट की प्लेस को फिल करने के लिए आता है। बाद में जो मेरा लेक्चर नंबर 8-9 है उसके अंदर मैंने क्लियर किया हुआ है ये। देयर हैज ऑलवेज बीन कंसिडरेबल सिमिलैरिटी बिटवीन स्कूल्स अक्रॉस कॉन्टेक्स्ट। तो यहां तक जो है। अब आगे द करिकुलम फॉर एग्जाम्पल हैज बीन शोन, जहां पे आपको अगला वर्ब मिल जाएगा, जहां पे आपको अगला वर्ब मिल जाएगा तो इसका मतलब है कि अगली क्लॉज शुरू हो गई है। अब यहां पर करिकुलम जो है वो सब्जेक्ट है और हैज बीन शोन जो है वो आगे प्रेडिकेट चल रहा है। ये फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इम्बेडिंग है। इम्बेडिंग क्या है? ये आपको सारी की सारी चीजें जो है वो समझनी पड़ेंगी तो तब जाकर ये टर्म्स शुरू होंगी। ये अभी नल सब्जेक्ट, नल वर्ब, नल प्रपोजिशन, नल एडजेक्टिव। अब इसी तरीके से इम्बेडिंग, इम्बेडिंग क्या होती है? इम्बेडिंग कहते हैं कि किसी फिक्रे के अंदर किसी दूसरे फ्रेज को घुसेड़ देना। अब फॉर एग्जाम्पल को पहले भी लगाया जा सकता था। फॉर एग्जाम्पल द करिकुलम हैज बीन शोन, अब उसने क्या किया है? द करिकुलम हैज बीन शोन के दरमियान घुसेड़ दिया फॉर एग्जाम्पल को, और जब उसको घुसेड़ दिया है तो फिर वो क्या हो गया है? वो इम्बेडिंग हो गई है। और ये क्या होता है? ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाने की वजह से होता है। यहां पर जी आगे हैं चार ऑप्शंस। हैज बीन शोन, बीइंग डिवाइडेड, टू डिवाइड, टू बी डिवाइडिंग, टू बी डिवाइडेड। द करिकुलम ये हमारा सब्जेक्ट है
ये हमारा सब्जेक्ट है। अब बीइंग डिवाइडेड, टू डिवाइड, टू बी डिवाइडिंग, टू बी डिवाइडेड। अब याद रखना है, अब मुझे ये आप में से कोई बंदा बताएगा ये क्या शो कर रहा है, ये एक्टिव है पैसिव है? ये पैसिव है। पैसिव है। और याद रखिएगा जब ये पैसिव है तो याद रखिएगा कि टू जो है वो अपने साथ बी लेता है और बीइंग जी, इसका पैसिव को होगा जाहिर करता है। टू बी डिवाइडेड। अब यही वो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि जब आप मेरे से ये ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स पहले पढ़ेंगे तब जाकर आप रीडिंग के अंदर इन चीजों को ग्रैस्प कर सकेंगे, ग्रिप कर सकेंगे और कंप्रिहेंड कर सकेंगे। ओके चलें, एक बंदे ने बोला जी कि यहाँ पे टू बी डिवाइडेड लगेगा। गुरप्रीत, व्हाट डू यू से, व्हाट शुड आई ऑप्ट? बीइंग डिवाइडेड, टू डिवाइड, टू बी डिवाइडिंग, टू बी डिवाइडेड? टू बी डिवाइडेड। ओके अमारा, व्हाट डू यू से? To be divided. ओके सब लोग भाई टू बी डिवाइडेड कह रहे हैं, सो आई विल हैव टू टिक टू बी डिवाइडेड बिटवीन लैंग्वेज मैथमेटिक्स। और मैं ये आपको कह रहा हूं कि ये वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं ये मैंने अपने लेक्चर्स नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 में दिए हुए हैं। मस्ट वॉच द लेक्चर्स, लर्न द लेक्चर्स, learn the lectures, learn the lectures, and after that you will be quite capable of understanding all these things. What am I saying here? Okay जी, between language, mathematics, science and the arts in a comparable way in schools around the world. तो यहाँ पर आगे जो है ये हमारा सब्जेक्ट है और ये आगे प्रेडिकेट चल रहा था। बिटवीन लैंग्वेजेस ये कंजंक्शन है, मैथमेटिक्स, साइंस एंड द आर्ट्स इन अ कंपेरेबल वे इन स्कूल एंड। तो यहाँ तक एक क्लॉज थी, तो इसके अंदर टोटल 2 क्लॉजेज हैं। Likewise, school buildings in terms of their architecture share remarkable similarities internationally. Dash of shared patterns of teaching and learning, although facilities and resources differ significantly. अब यहाँ पे सबसे पहले हमने सेंटेंस फाइंड करना है जी। वो तो अंडरस्टूड है कि सेंटेंस जो है वो यहाँ तक आ गया है। शुरू कहाँ से हो रहा है? लाइकवाइज से। तो लाइकवाइज से यहां तक हो गया। अब इसके अंदर स्कूल्स बिल्डिंग्स इन टर्म्स ऑफ देयर आर्किटेक्चर ये सब्जेक्ट है। शेयर जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का। रिमार्केबल सिमिलैरिटीज इंटरनेशनली, अब आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो ये किस चीज को शो कर रहा है? ये हैबिट को भी शो कर सकता है, डेली रूटीन को भी शो कर सकता है, तो उसका मीनिंग भी वैसा ही होगा। लाइकवाइज जैसा कि स्कूल बिल्डिंग्स इन टर्म्स ऑफ देयर आर्किटेक्चर, स्कूल बिल्डिंग्स जो है वो आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से के हिसाब से शेयर शेयर करती हैं, देती है रिमार्केबल सिमिलरिटीज, गैर मामूली किस्म की सिमिलैरिटीज, एक जैसापन, सिमिलैरिटी इंटरनेशनली। अब यहां पर आ गया जी, फ्रेजेस आ गए हैं जी। अब फॉर ए रिजल्ट एक फ्रेज है रिजल्ट के तौर पर, विदाउट अ रिजल्ट रिजल्ट के बगैर, एज ए रिजल्ट रिजल्ट के तौर पर। अब ये फॉर अ रिजल्ट और एज ए रिजल्ट जो है इनका दोनों का मतलब सेम बन रहा है। रिजल्टेड एज, रिजल्टेड एज। अब ये फ्रेज नहीं है बल्कि है तो चले वर्ब फ्रेज है ये। तो रिजल्टेड एज जो है, अब ये वहां पर जहां पर वर्ब आना था ये सिर्फ वहां पर लग सकता है। वर्ब तो हमारा वैसे ही लग चुका हुआ है। ऑफ शेयर्ड पैटर्न्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, तो टीचिंग और लर्निंग के जो शेयर्ड पैटर्न्स हैं, जो नमूने हैं, मतलब शेयर्ड पैटर्न्स क्या, अमेरिका के अंदर बच्चों को कैसे पढ़ाया जा रहा है, इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर कैसे पढ़ाया जा रहा है, तो वो शेयर्ड पैटर्न्स हैं। अब इसके हिसाब से हम करना है तर्जमा फॉर ए रिजल्ट, रिजल्ट के तौर पर। और याद रखना है हमारा जो प्रीवियस नॉलेज है, जब हम रिजल्ट को यूज करते हैं तो हम कभी भी उसको, हमारे लिए एक स्पेसिफिक टर्म है इनमें से जो हम यूज करते हैं। आप में से कोई बता सकता है? अभी जो ओरिजिनल ऑप्शन है वो क्या है, वो मैं बाद में
बाद में डिस्कस करता हूँ, पहले मैं ये कह रहा हूँ इनके तर्जमे के एतबार से, फॉर अ रिजल्ट एंड एज अ रिजल्ट। जी आप में से कोई As a result. एज As अ a result, sir. रिजल्ट, As a result. तो एज अ रिजल्ट जो है वो यूज किया जाता है। तो ये तो अगर लगता भी हुआ तो ये तो गया है। अब ये ये इसकी बनती है। अब इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्या कह रहा है, रिजल्ट के बगैर या रिजल्ट के तौर पर। अब देखिएगा, लाइकवाइज स्कूल बिल्डिंग्स, तो पूरी दुनिया की स्कूल बिल्डिंग्स जो है वो आर्किटेक्चर के एतबार से बड़ी सिमिलैरिटीज रखती हैं इंटरनेशनली। तो फिर नतीजे के बगैर या नतीजे के तौर पर शेयर्ड पैटर्न्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग As a result. एज ए रिजल्ट। जी एक बंदा बोल रहा है जी एज ए रिजल्ट, ठीक है जी। रिजल्ट के तौर पर यहां पर इसको लगा के देखें, रिजल्ट के तौर पर जो है वो क्या होता है, तो ऐसे रिजल्ट ही है। एज ए रिजल्ट। और कोई बंदा? As a result. जी ठीक है जी, एज ए रिजल्ट जी दो तीन बंदों ने लगा दिया अब यहाँ पे। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। इन रीसेंट ईयर्स, तो ये फ्रेज है, अभी तक सब्जेक्ट नहीं आया। सब्जेक्ट कहाँ से आएगा अभी पता चलता है। ग्लोबलाइजेशन हैज क्रिएटेड, ये प्रेजेंट परफेक्ट शुरू हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट शुरू हो गया तो ये ग्लोबलाइजेशन इसके अंदर सब्जेक्ट है, और आगे प्रेडिकेट चल रहा है, हैज क्रिएटेड इंक्रीज्ड अपॉर्चुनिटीज फॉर द बोरोइंग ऑफ एजुकेशन पॉलिसी एंड प्रैक्टिस। तो अभी तक ये चल रहा है, और फिर आगे ये है डैश, फिर उसके बाद फर्दर यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस नेशनल कॉन्टेक्स्ट। अब क्या होता है कि ग्लोबलाइजेशन ने क्रिएटेड इंक्रीज्ड अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को जो है बढ़ा दिया है फॉर द बोरोइंग ऑफ एजुकेशन पॉलिसी, के हम एजुकेशन पॉलिसी को इधर उधर से कॉपी भी कर लेते हैं। अब बोरोइंग, ये बोरोइंग है। तो अब उसके बाद डुप्लीकेटेड, एग्जाम्प्टेड, जनरेटेड, डिस्पेंस्ड, फर्दर Generated. यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस नेशनल कॉन्टेक्स्ट। तो नेशनल कॉन्टेक्स्ट के एतबार से हम क्या करेंगे, फिर इसको डुप्लीकेट, एज इट इज डुप्लीकेट कर देना, कॉपी कर देना। एग्जाम्प्टेड, एग्जाम्प्ट कहते हैं किसी चीज को जो है वो बरी कर देना, किसी चीज को वेव ऑफ कर देना, एग्जाम्प्ट कर देना। नॉट कंसिडर, जनरेटेड पैदा कर देना। अब आपने पकड़ना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के एतबार से आपको, सब्जेक्ट के एतबार से आपको यहां पर ये लगाना है डिस्पेंस्ड, डिस्पेंस ऑफ। जी डिस्पेंस का मतलब जो है वो आप कंट्रीब्यूट के मीनिंग में भी लगा सकते हैं, ठीक है। और किसी चीज को निकाल देना, बाहर कर देना, एग्जाम्प्ट के मीनिंग में भी ये आ जाता है। ओके जी। अब एक बंदे ने बोला जी यहाँ पर जनरेटेड लगता है, तो ग्लोबलाइजेशन ने इंक्रीज कर दिया है अपॉर्चुनिटीज को, कि हम बाहर के मुल्कों से या इधर उधर से जो है वो बारो कर सकते हैं एजुकेशन पॉलिसी को। और फिर फर्दर यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस नेशनल कॉन्टेक्स्ट। अब इस हिस्से के साथ जुड़ा हुआ है ये वाला लफ्ज। तो अब डुप्लीकेटेड फर्दर यूनिफॉर्मिटी करेंगे, या एग्जाम्प्ट करेंगे यूनिफॉर्मिटी को, या जनरेट करेंगे यूनिफॉर्मिटी को, या डिस्पेंस, कंट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यूनिफॉर्मिटी को। एक बंदे ने जनरेटेड बताया जी, अब इसका सेंस क्या बन रही है, कोई और बंदा भी ऑप्शन दे, बोले। Exempted. एग्जाम्प्टेड, खारिज करेंगे यूनिफॉर्मिटी को। पूरी दुनिया से ग्लोबलाइजेशन जो है सेम पॉलिसीज लेके आ रही है, तो हम उसको निकाल देंगे यूनिफॉर्मिटी को। अमेरिका, कनाडा, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ्रीका। बोले बोले दो तीन बंदे और राय दें, फिर मैं लगा देता हूं जो आप कहते हैं। डिस्पेंस करेंगे। Dispense. डिस्पेंस कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना, कंट्रीब्यूट करना, या डिवाइड के मीनिंग में आता है डिस्पेंस। Dispensed, sir, across international context. Dispensed. चलें जी, दो तीन बंदों ने डिस्पेंस बोल दिया, ठीक है। अब दो तीन बंदों ने बोल दिया तो फिर चलेगा वैसे ही। ओके, हियर इज adverbs. These are the adverbs: anywhere, somewhere, everywhere, nowhere. Has the internationalization of education been more apparent than in the higher education sector? Higher education sector means के university students
हैज द इंटरनेशनल नेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन बीन मोर एपरेंट? तो वो कहता है कि वो कहता है कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स से बढ़कर इंटरनेशनलाइजेशन जो है, बैनुल अक़वामियत जो है, वो एजुकेशन में नहीं नजर आती। अब आगे जो मैंने तर्जमा करना है वो तो फिर जवाब सामने आ जाना ना, अगर मैंने तर्जमा ठीक कर दिया तो। अब आप एनीवेयर कहीं नहीं, समवेयर कुछ जगहों पर, एवरीवेयर हर जगह पर। अब somewhere, समवेयर कुछ जगहों पर जो एजुकेशन की इंटरनेशनलाइजेशन है मोर एपरेंट होती है हायर एजुकेशन सेक्टर में। जी एक बंदा बोल रहा है जी समवेयर, बाकी लगे बोले बोले बोले, कोई बात नहीं है, तुक्का ही लगा लें, ब्लूपर्स ही छोड़ दें। somewhere, sir. somewhere Somewhere. आएगा। समवेयर लगा रहे हैं। yes sir, Okay, so we are going to opt somewhere. Okay, ji, next. The move to the internationalization of higher education policy and practice dash by increased student mobility and the desire of universities to attract students from overseas. Okay, ji. अब यहां पे देखें पूरे का पूरा फिक्रा बन रहा है। The move to the internationalization of higher education policy and practice, ये पूरे का पूरा सब्जेक्ट है। तो वो कहते हैं कि मूव, ये जो आजकल एक चाल चल रहे हैं इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन पॉलिसी की और प्रैक्टिस की, डैश बाय इंक्रीज्ड स्टूडेंट मोबिलिटी, के जी स्टूडेंट्स आजकल एक मुल्क से दूसरे मुल्क में बहुत ज्यादा मोबाइल हो रहे हैं। मोबाइल का मतलब है मूव करते हैं, जाते हैं। तो ये क्या वॉज इनिशियली ड्रिविंग, had initially driven, was initially driven, initially drove। अब चले मैं लॉजिकल रीजनिंग दे देता हूं। बाय इंक्रीज्ड, बाय बाय, अब ये बाय लगा हुआ है तो इट मींस दैट दिस इज ट्रांसफॉर्मेशनल पैसिव, दिस इज ट्रांसफॉर्मेशनल पैसिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल पैसिव? बाय लगा के जिसको पैसिव बनाते हो आप। अब इसके लिए आपको एक्टिव वाला फिक्रा तो यहां पे आ ही नहीं सकता। इनिशियली ड्रोव, ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव है, ये तो गया। अगर आप में से किसी को वो जो टेंसेस हैं वो आते हैं तो उसके एतबार से ये तो लग नहीं सकता। ड्रोव बाय ये हो ही नहीं सकता। वॉज इनिशियली ड्रिवन, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव, ये हो सकता है। हैड इनिशियली ड्रिवन, ये बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि ये एक्टिव है। अगर होता हैड इनिशियली बीन ड्रिवन तो हो सकता था, लेकिन ये भी एक्टिव है। वॉज इनिशियली ड्राइविंग, वॉज इनिशियली ड्राइविंग, अब मैंने बता दिया तो जवाब तो बिल्कुल ही सामने आ जाना है। और वॉज इनिशियली ड्राइविंग जो है वो तो sir was initially वो driven, तो वो तो वो तो Was प्रेजेंट initially कंटिन्यूअस का driven. एक्टिव है। अब मैंने जवाब भी बता दिया आप लोगों को। Was initially driven. Third क्यों one. क्यों 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 कैसे चुना? इसलिए क्योंकि sir ये ये जो third है form of verb है, थर्ड फॉर्म है ना, ड्रिवन थर्ड फॉर्म है। पैसिव्स का है ही एक, बाकी तीनों के तीनों एक्टिव्स लगे हुए हैं। अब ये आप लोगों को सिखाना है। अगर आप लोगों में से कोई बंदा इंटरेस्टेड हो तो वो लेक्चर्स देखे और उसको जो है वो कुछ ना कुछ समझ आ जाएगी, लेकिन हो सकता है ये भी गलत हो। चले देखने में क्या है। So congratulations to a lot of people who have tried their level best for the considerable to have been shown to। अब shown to के आगे जो भी लगा हुआ था as for result ही होता है, as for result for result नहीं होता। अब यहां पर आ जाते हैं dispensed। In recent years, globalization has created increased opportunities for borrowing education policy and practice। किसी एक बंदे ने ठीक बोला था, और जिस बंदे ने ठीक बोला था वो तो दोबारा बोले। Generated, sir, बोला था मैंने। वो ये था कि भाई जब हम इतनी पॉलिसीज को फॉलो करते हैं और वो पॉलिसीज फॉलो करेंगे, बोरो करेंगे वहां से, तो यूनिफॉर्मिटी लाएगी ना।
हम भी कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया को फॉलो करते हैं कि जी हमारे इंस्टीट्यूट्स के अंदर भी एजुकेशन पॉलिसी होगी, तो उससे क्या होगा फिर? तो जनरेट होगी यूनिफॉर्मिटी। ये लॉजिकल रीजनिंग बात कर रहे हैं हम। फिर उसके बाद यहां पर आ गया, ये सबसे अहम चीज थी, ये बात समझने वाली है। नो वेयर सर। वो कह रहे हैं कि हायर एजुकेशन सेक्टर के अलावा कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर आपको इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन ज्यादा मिले। कुछ बात समझ आई है आप लोगों को कि नोवेयर, नोवेयर। भाई देखें, एक है हमारी किंडरगार्टन, हमारी प्राइमरी एजुकेशन, फिर एक है सेकेंडरी एजुकेशन, 10वीं ग्रेड तक, फिर उसके बाद है इंटरमीडिएट, फिर उसके बाद आते हैं बैचलर्स। और जब बैचलर्स आती है तो बैचलर्स में जाकर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन सबसे ज्यादा वहीं पर तो हमें मिलती है, यूनिवर्सिटीज लेवल पे। क्योंकि आप लोग भी तो तैयारी यूनिवर्सिटीज के लिए ही कर रहे हैं ना। Yes, sir. तो फिर यस सर। क्या हुआ कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन सबसे ज्यादा हायर एजुकेशन में ही नजर आती है। नोवेयर हैज द इंटरनेशनलाइजेशन बिन मोर एपरेंट, ये असल लफ्ज था, मोर एपरेंट। नोवेयर, नोवेयर जो है कहीं नहीं, तो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हायर एजुकेशन सेक्टर के अलावा कहीं और जगह इतना अपेरेंट नहीं है।